हेलो बच्चों, आज हम लोग डिसोल्यूशन चैप्टर के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो हो सकता है कि आपके बोर्ड में एग्जाम में आ सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, एक बाय प्रिपेयरिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड सेकंड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप लोग। मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, बैलेंस शीट इज गिवन, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। हमारे पास कुछ लायबिलिटीज हैं और एसेट है। देखिए, इस क्वेश्चन को लेने का सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कैपिटल और करंट दोनों वैल्यूज गिवन हो पार्टनर की, तो उसको कैसे डील किया जाता है। ठीक है, क्या इसमें कितनी चेंजेस आएंगी कैलकुलेशन में, क्या हम लोगों ने जो प्रीवियस जो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, क्या उसमें कुछ बदलाव है या नहीं है, आज हम लोग सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी एडजस्टमेंट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा है कि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग इस तरफ अपनी टू वैल्यूज लिखते हैं और इस तरफ अपनी बाय वैल्यूज लिखते हैं। जो हमारे एसेट्स हैं वो आ जाएंगी और यहाँ पर को सारे के सारे हमारे लायबिलिटीज पोर्शन आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं? लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, पेटेंट्स एक एसेट है, डेटर है जो ग्रॉस वैल्यू में जाएगा, और सन्ड्री एसेट्स। बैंक और कैश तो आपको पता है कि आते ही नहीं है, और करंट और कैपिटल अकाउंट भी हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो चार चीजें हम लोग लिख लेते हैं, टू लैंड एंड बिल्डिंग, two patents, two debtor and two sundry assets। ठीक है, अब इनकी जो बुक वैल्यू है देख लेते हैं। 5,50,000, सेकेंड इज 10,000, थर्ड इज ग्रॉस वैल्यू लिखनी है, मतलब इनर वैल्यू लिखनी है, टोटल वैल्यू 1,20,000, और लास्ट में हमारे पास सन्ड्री एसेट्स हैं जो है 40,000 के। ठीक है, बैंक नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, और करंट अकाउंट डिटेल्स हम लोग नहीं शो करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू लायबिलिटीज पोर्शन। सन्ड्री लायबिलिटीज आएगा, यस। सन्ड्री क्रेडिटर्स वेलकम। हमारे पास पार्टनर कौन है? पार्टनर है हमारे पास PQR, तो वहां पर को लिखा हुआ है पीस ब्रदर लोन, मतलब रिलेटिव है तो एक्सटर्नल माना जाएगा, हेंस इट विल कम इन द रियलाइजेशन। तो पीस ब्रदर लोन, पीस ब्रदर लोन आएगा। दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं, 70 and 40, 70,000 and 40,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, अगेन एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये तो आपको याद हो गया होगा, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPF। EPF की वैल्यू है 20,000। बच्चों, इसमें आप ध्यान रखना कि ना, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट तरीका ना अपनाएं। ठीक है, नाउ रिमेंबर हमारे पास लायबिलिटीज तो इतनी है और रिजर्व फंड इसमें आएगा नहीं, और कैपिटल एंड करंट एक बैलेंस हम लोग इसमें ट्रांसफर करते नहीं है, लेकिन डेटर की ग्रॉस वैल्यू लिखी है ना, तो इसका जो भी प्रोविजन है उसको यहां पर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने के प्रोविजंस क्रिएट किए थे हम लोगों ने? प्रोविजंस वी हैव क्रिएटेड फॉर 6,000। ठीक है, तो 6,000 लायबिलिटी इस तरफ में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बस अब हम लोग ट्रांजैक्शन को देखना शुरू करते हैं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग वे सोल्ड फॉर 5 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे ऑन बोथ द साइड्स। तो ये बैंक अकाउंट किस लिए होता है? ये होता है लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए और एनी एक्सपेंसेस पेइंग ऑफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, एंड दिस बैंक अकाउंट इज फॉर टेकिंग द मनी बाय सेलिंग द एसेट्स, मतलब रियलाइजिंग द एसेट्स। तो पहला एसेट हमारे पास बिक रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसको पहचानने का तरीका मैंने क्या बता रखा है कि अगर एसेट और लायबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वो बैंक से ही डीलिंग हो रही है। तो 5 लाख पे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई। ठीक है, नेक्स्ट, डेटर फॉर 20,000 प्रूवन बैट। बैट का मतलब होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों को 1,20,000 के डेटर में से एक्सपेक्टेड था मिलना, लेकिन हम लोगों को साफ साफ पता चल गया कि 20,000 के डेटर कस्टमर्स हम लोगों को पैसा लौटाने वाले नहीं है। तो गुड डेटर्स कितने हो गए? 1 लाख रुपए के। 1 लाख पे भी वो 5% का डिस्काउंट हम लोगों को दे रहा है, इट मींस दे आर नॉट पेइंग फुल। तो हम लोग लिखेंगे डेटर्स, और 1 लाख का 5% होता है 5,000, तो इसका मतलब वी आर गेटिंग ओनली 95,000। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स हम लोगों ने लगा ली और इसको वैल्यू को लिख लिया। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड का मतलब देखिए, बैलेंस शीट में आप लोगों को ये वैल्यूज नहीं दिख रही होंगी, इन्वेस्टमेंट कोई हमारे पास एसेट था ही नहीं। इट मींस हम लोगों को कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जिसकी वैल्यू थी 20,000, was taken over by a creditor at 16,000। तो जैसे आपको पता है, कोई भी लायबिलिटी और एसेट आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग हम लोग शो नहीं करते। ठीक है, तो 20,000 की कोई इन्वेस्टमेंट थी, तो 16,000 के क्रेडिटर ने वो सेटलमेंट कर ली। ठीक है, तो 70 में से 16 हमारे जा चुके हैं। उसके बाद रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% डिस्काउंट। ओके, तो यहां पर को आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब
यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि अगर 70,000 के टोटल क्रेडिटर थे जिसमें से 16,000 के क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया गया बाय पेइंग ऑफ 20,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास कितने के बचे, यहाँ पर को आ जाएगा 4 और यहाँ पर को आ जाएगा 5, तो 54,000। ठीक है, 54,000 के क्रेडिटर को हम लोग कितने परसेंट का डिस्काउंट देके पे ऑफ कर रहे हैं, 5,400। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर को हो गया 6, 14, यहाँ पर को हो गया हमारे पास 3, 13 में से गया तो 8 और ये 4, तो 48,600। तो वी आर पेइंग ओनली 48,600। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए। देखिए फिर से 70,000 के क्रेडिटर थे, 16 ने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। बचे हमारे पास कितने के हैं, अच्छा ये वैल्यू साफ साफ नहीं दिख रही होगी, बचे हमारे पास थे 54,000 के। 54 को भी हम लोग 10% के डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो फिर 10% 5400, और दिस इज द एक्चुअल वैल्यू विच वी आर पेइंग फॉर आवर क्रेडिटर्स। ठीक है, जो लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, अगेन किसी पार्टनर का नाम नहीं था, तो हम लोगों ने सेटलमेंट किससे कर दिया, बैंक अकाउंट से कर दिया। चलिए अब अच्छा इस पेज में फोर्थ, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 10,000 वर पेड। एनी एक्सपेंसेस हम लोगों को पे करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कितना पेमेंट हो रही है उसके लिए, 10,000 पेमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, पीस ब्रदर लोन एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, वॉज पेड टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 4,000। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल 40,000 का हमारे पास उधार है जिसपे 4,000 का ब्याज भी दे रहे हैं। वी आर पेइंग 4,000 एक्स्ट्रा फॉर द इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर को भी किसी भी पार्टनर का नाम नहीं है, मतलब पी इज नॉट पेइंग हिज ब्रदर्स लोन और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बैंक से ही रियलाइज करेंगे। यहाँ पर को लिखेंगे पीस ब्रदर लोन। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर को आएगा 44,000, तो 40,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 10,000 का 4,000 का इंटरेस्ट हो गया, जो हम लोग उसको 10% दे रहे हैं। नेक्स्ट, क्यू इज टू टेक ओवर सम sundry assets at 13,500 being 10% less than the book value. R is to take the remaining sundry assets at 80% of the book value. Now this is pure mathematics. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट आप याद कर लीजिए कि sundry assets, डेटर, किसी भी एसेट के रिगार्डिंग ये आपके पास आना ही आना है, इसलिए बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके पास आएगा ना। होता क्या है ना इसमें कि आप लोगों को डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन होती है, आपको बोला जाता है कोई पार्टनर कुछ वैल्यू के एसेट्स लेके चला गया, कितनी वैल्यू के वो नहीं बताएगा, वो ट्रिक कर देगा उसको। तो क्यू और आर दोनों ही सन्ड्री एसेट्स को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने के एसेट्स हैं हमारे पास, कैलकुलेशन देखते हैं। हमारे पास हैं एसेट्स 40,000 के, जिसमें से एक पार्टनर है क्यू और एक पार्टनर है आर। ठीक है, दोनों ही पार्टनर कुछ कुछ सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहे हैं। सबसे पहले क्यू के बारे में देखते हैं। क्यू इज टू टेक सम सन्ड्री एसेट्स एट 13,500। ठीक है, कितने के एसेट्स नहीं पता, लेकिन कितने में पता है। ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू के सन्ड्री एसेट्स वो 13,500 में लेके चला गया। अब वो ट्रिक हमको क्या दे रहा है, कुछ हिंट दे रहा है कि ये वैल्यू ना इस वैल्यू का वो जो है वो 10% लेस था। इसका मतलब अगर ये वैल्यू रही होगी x, तो हम लोगों ने क्या होगा, x में से 10% माइनस कर दिया होगा और ये वैल्यू हमको आ गई होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स समझ गए कि क्या हुआ, ये वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि ये वैल्यू में से 10% हम लोगों ने माइनस कर दिया था, और ये वैल्यू हम लोगों को तब हम लोगों को पता चल गई थी ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स अभी बताता हूँ क्या है। फिर अब जब आपको ये पता ही नहीं कि ये वैल्यू कितनी है, तो आपको ये कैसे पता होगा कि क्यू कितने सन्ड्री एसेट्स लेके गया, क्योंकि आर पे भी वही है, सॉरी, आर इज टू टेक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। लो, रिमेनिंग का मतलब पहले ये वैल्यू तो निकालो आपकी कितना है, फिर देखते हैं कि एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 500 डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले इस वैल्यू को दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू निकाली कैसे जाती है। सो अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर को हम लोग देखते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं बेटा, इसमें ज़्यादा भी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ अगर अभी याद कर लिया ना आपने इतना हो जाएगा। दो हैं आपके पास, देखो यहाँ पर को, एक अगर जो वैल्यू गिवन है वो 13,500 है, और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है उससे स्मॉलर है, क्योंकि 10% माइनस किया हुआ है, 10% बढ़ा के हो रहे होते तो ये वैल्यू बड़ी होती। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू जो भी आएगी वो 13,500 से क्या होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पर को दिखा देता हूँ। तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे जितने पे वो बिका है 13,500 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर को परसेंट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पर को लिखेंगे 100। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई जो भी है 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, 100 माइनस रेट दैट इज 90, 15,000। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी रही होगी, 15,000। 15,000 का 10% 1500, 1500 माइनस कर दो, कितना आ गया, 13,500। ठीक है, द पॉइंट। यहां पर को हम लोग ये चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय विच पार्टनर इज टेकिंग आर,
यस, आर इज राइट और क्यू, नो क्यू, अच्छा ये क्यू है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर को ब्रैकेट में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। कितने में लेके चला गया है? 13,500 में, ठीक है। कितने के एसेट्स? 15,000 के। अब हमको पता है कि अगर एसेट की वैल्यू 40,000 है, 40 में से 15,000 ये अपने घर लेके चला गया, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग कितने बचे किसके लिए? आर के लिए कितने बचे रिमेनिंग? यहाँ पर को क्यू आएगा, ठीक है। तो बचे कितने? 25,000 के हमारे पास अभी भी एसेट्स बचे हैं, जो आर कितने में लेके जा रहा है? 80% पे, उसकी वैल्यू का 80%। तो ये तो डायरेक्टली है, हम लोग निकाल लेते हैं 25,000 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि उस हिसाब से बोल रहा है जो भी वैल्यू है उसका 80%। तो हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं 0085 जब 40 की 04 इज माई कैरी, 8 16 और 20, तो कितने में लेके जा रहा है? 20,000 में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। तो यहाँ पर को हम लोग लिख लेंगे, अच्छा 20,000 में भी 500 का डिस्काउंट है, तो कर लेते हैं हम लोग 500 और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर को आएगा आर्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स, तो कितने में लेके जाएगा? 19,500 में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, यस। पीस ब्रदर लोन, यस। और ये तो हमको पता है कि डाउटफुल डेट्स का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती फर्दर, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐसी लाइबिलिटी है एक्सटर्नल जो हम लोगों ने पे ऑफ नहीं करी, क्वेश्चन में नहीं था। तो याद रखना कि अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो इसका मतलब उसकी कोई डीलिंग नहीं है, उसको हम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर को लिखेंगे EPF, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, अगर कुछ नहीं लिखा तो बुक वैल्यू पर ही आप लोगों को उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। उधारी हमेशा आप लोगों को खुद से पे ऑफ करनी ही पड़ेगी, तो ये वैल्यू हमारे पास आउटर कॉलम में आ जाएगी। नाउ क्या लैंड एंड बिल्डिंग की ट्रांजैक्शन हो गई? यस हो गई। पेटेंट्स की नहीं हुई है, डेटर की हो गई और सन्ड्री एसेट्स की। तो याद रखना कोई भी एक इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो उसको खुद से मत बेचना, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स। बाकी अगर कोई टेंजिबल एसेट है तो उसको हम लोगों को करना पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है कि अगर टेंजिबल एसेट कितना ही खराब हो जाए फिर भी वो स्क्रैप पे तो बिकेगा ही, स्क्रैप का मतलब कबाड़ में तो जाएगा ही। लेकिन इंटेंजिबल एसेट की कोई तो ना उसको देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, दैट इज इंटेंजिबल, तो उसको हम लोग सेल ऑफ नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो पेटेंट्स नहीं होगा। तो देखो हम लोगों ने सारी चीजें लिख ली। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5,95,000, तो इसका मतलब हमारी जेब में कितने आए? 5,95,000। हमारी जेब से गए कितने? 600, 4 और 8, तो हमारी जेब से गए 1,22,600, लेकिन हमारे पास आ गए 5,95,000, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या नहीं करना है और क्या चीजें करनी है, ठीक है। जब करंट अकाउंट गिवन होना तो हम लोगों को कभी भी कैपिटल पे उसकी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखिए पहले मैं सीधे ही कर देता, करंट अकाउंट लिख लेता, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर को याद दिलाने के लिए। अगर आपने भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया है तो आप लोग जब काटेंगे ना, उसको काट के जब सही करेंगे तो आपके माइंड में स्ट्रक रहेगा कि हम लोगों ने गलती करी थी। तो जब भी करंट अकाउंट वैल्यू गिवन होना तो जो भी चीजें होती हैं तो वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो क्यूज करंट अकाउंट और करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल, ठीक है। तो करंट अकाउंट में ये वैल्यूज जाएंगी। यहाँ पर को तो कुछ भी नहीं था, तो सारी चीजें हो गई। अब हम लोगों को इसको सम अप करना है और अपना आंसर निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू किस साइड की आ रही है ज्यादा। 8,42,600 इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, 842,600, ठीक है। और जो बैलेंसिंग वैल्यू बच रही है हमारे पास वो है 78,600, 78,600। तो अब क्या किया जाएगा? अब ये है हमारा लॉस, ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू PQ एंड R, ठीक है, PQR। तो हम लोग लिखेंगे करंट अकाउंट नॉट कैपिटल, ठीक है, करंट अकाउंट। तो हमारा जो रेशियो था, व्हाट वाज द रेशियो? रेशियो वाज नॉट गिवन, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इक्वली हमारा है 26,200, तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में रेशियो ना गिवन हो तो हम लोगों को उसको इक्वल रेशियो मान के अपनी डीलिंग्स करनी है, ठीक है। तो